everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the next part of class 6 history NCERT, that is chapter 5th. तो आज के पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बुक्स और बरियल्स जो हैं उनसे हमें पास्ट के बारे में क्या पता चलता है. सो गाइज, मैं होप कर रही हूँ कि आपने अभी तक के सारे चैप्टर्स देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख लेना चैनल पे. इसके अलावा अगर आप लोगों को PDF चाहिए मेरे लेक्चर्स की तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला आइकन है उसे ज़रूर दबा देना अर्ली नोटिफिकेशन के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन दी वर्ल्ड. तो हमें पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ये सबने सुन रखा है, जिनके नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. अब इनमें से भी जो सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद, जो कि मैंने बताया था कि लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया था, लिखा गया था. अब जो ऋग्वेद है उसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा हिम्स हैं, जिनको हम सूक्त बोलते हैं या वेल सेड, मतलब जो अच्छी बातें कही गई हैं. ये हिम्स जो हैं वो हमारे भगवान और हमारी देवियों के तारीफ में जो पोएम्स लिखी गई हैं वो हैं, उनको बोलते हैं हम हिम्स. अब 3 गॉड्स जो थे उस समय वो स्पेशली इंपॉर्टेंट थे. 3 भगवान. पहले थे अग्नि देवता, यानी कि जो गॉड होते हैं फायर के. दूसरे इंद्र देवता, जिनको वॉरियर गॉड बोला जाता है. और तीसरे सोम देवता. एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ से एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो प्रिपेयर की जाती है, वो होता है सोम वाला प्लांट. जैसे मतलब एक तरह से मदिरा जो शराब होती है वही चीज़ होगी. तो ये 3 गॉड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट थे. अब ये हिम्स जो हैं दे वर कंपोज बाय सेजेस. इनको लिखा किसने था? जो उस समय के ऋषि हुआ करते थे, सेजेस हुआ करते थे, उन्होंने. अब जो उस समय के प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने बच्चों को इसको बोलना सिखाया, जो भी जितने भी हिम्स थे, और हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक सिलेबल उसको बिट बाय बिट उन्होंने मेमोराइज कराया कि किस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है. अब ये जो हिम्स हैं इनमें से ज़्यादातर हिम्स जो हैं वो मेल्स ने ही कंपोज किए थे, उन्होंने ही सिखाए थे और उन्होंने ही याद किए थे. कुछ एक हिम्स ऐसे भी थे जो कि विमेन ने कंपोज किए थे. अब ऋग्वेद जो है वो ओल्ड या वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो कि आज की संस्कृत से अलग है. जो आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, अगर संस्कृत ऑप्शनल लिया है आप में से किसी ने भी, तो उसने संस्कृत पढ़ी है 9th-10th में, तो उससे काफ़ी डिफरेंट हुआ करती थी जो हमारी वैदिक संस्कृत है वो. तो उस भाषा में हमारा ऋग्वेद जो है वो लिखा गया है. अब जो बुक्स हम आज पढ़ते हैं वो रिटन होती हैं और प्रिंटेड होती हैं, लेकिन जो ऋग्वेद था उसको हम बोल बोल के ही याद करते थे. उसको पढ़ा नहीं जाता था, उसको बोल के याद किया जाता था. इसको बहुत टाइम बाद लिखा गया. मतलब जैसे सपोज करो आज हमने कंपोज किया 2020 में, हमने उसको लिखा नहीं, लेकिन वो जो है फिर हमें 4000 जब आ गया, हमारा 4000 सन आ गया जब लिखा गया, तो इतने बड़े टाइम पीरियड के बाद उसको लिखा गया था. और अभी बहुत ही रिसेंटली उसको प्रिंट किया गया है, ऑलमोस्ट 200-220 साल पहले उसको प्रिंट किया गया. तो लिखा भी उसको काफ़ी टाइम बाद गया था और प्रिंट तो उसके भी बाद हुआ. क्लियर है? अब एक क्विक फैक्ट पढ़ लेते हैं संस्कृत के बारे में. तो संस्कृत जो है वो ऐसी लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है जिसको हम इंडो यूरोपियन बोलते हैं. तो जो हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनका पार्ट बनाती है संस्कृत. अब कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे असमीज़ हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश. ये सभी इस फैमिली को बिलोंग करती हैं, क्योंकि इसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी आ गई और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आ गई. अब इनको एक फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं हम ओरिजिनली अगर देखें तो कॉमन है. जैसे मातृ वर्ड लो संस्कृत में जिसको हम बोलते हैं, तो ये इसका मतलब क्या होता है? माँ. ऐसे ही अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो हम माँ लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो मदर लिखेंगे. तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक ही वर्ड से बने हुए हैं, ओरिजिन सेम है इनका. तो मातृ, माँ या मदर एक ही चीज़ है, इसीलिए इनको एक फैमिली में रखा जाता है. अब बाकी लैंग्वेजेस जो सब कॉन्टिनेंट में यूज़ हुई थी हमारे, वो अलग अलग फैमिलीज़ को बिलोंग करती थी. जैसे जो लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होती थी वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती थी. इसी तरीके से अगर हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इनको ले लें तो ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं. और ऐसी लैंग्वेजेस जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में बोली जाती थी वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती. तो हमने यहाँ पे 4 फैमिलीज पढ़ ली: इंडो यूरोपियन, तिब्बतो बर्मन,
द्रविडियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी लैंग्वेज किस फैमिली में आ रही है। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी बुक्स। अब हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने ऋग्वेद की स्टडी किस तरीके से की थी वो देख लेते हैं। हिस्टोरियंस जो हैं उन्हें भी पास्ट के बारे में जानना होता था, तो वो मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जो भी चीज़ मिलती है, जो रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उनसे पास्ट को स्टडी करते हैं। हमारे हिस्टोरियंस जो हैं वो उन अवशेषों को तो देखते ही हैं, इसके अलावा जो रिटर्न सोर्सेज हैं, जो भी बुक्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको भी पढ़ते हैं। कुछ हिम्स थे ऋग्वेदा में जो कि डायलॉग्स की फॉर्म में थे, तो उनको पढ़ना जो है इजी हो जाता था। एक हिम जो है उसका एक पार्ट जो है वो उसमें डायलॉग बता रखा है। एक ऋषि थे उस समय विश्वामित्र, और दो नदियां ब्यास और सतलुज जिनको देवी के रूप में पूजा जाता था, उनके बीच में भी एक डायलॉग जो है वो इसमें बता रखा है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है इसलिए उसको हम स्किप कर सकते। अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये ऋग्वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट का एक पेज है। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी ऋग्वेद की, ये कश्मीर में जो बर्च पेड़ मिलता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसकी छाल पे लिखी गई है। लगभग 150 साल पहले इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसको 150 साल पहले यूज किया गया था जो ऋग्वेद का अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट है वो बनाने के लिए, और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भी। अब इसको पुणे की एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो चैरियट्स क्या होते हैं? जो रथ होते हैं हमारे, वो। अब ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स ऐसी हैं जो कि कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस को डिस्क्राइब करती हैं, और चिल्ड्रन में भी पर्टिकुलरली जो लड़के हैं, जो सन्स हैं, उनको। Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. तो हॉर्सेस जो है उन्हें चैरियट से बांध दिया जाता था। योग्ड मतलब होता है अटैच करना, तो अटैच कर दिया जाता था और उनको फिर बैटल्स में यूज किया जाता था। और वो बैटल्स, वो लड़ाई किसके लिए होती थी? कैटल को कैप्चर करने के लिए, कि ये वाला जो कैटल है वो हमारे पास आ जाए, ये एनिमल हमारे पास आ जाए, उसके लिए वो लड़ाई लड़ी जाती थी। अब जो बैटल्स थी वो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि पास्चर के लिए इंपॉर्टेंट थी, भाई चारा भी तो होना चाहिए, वहां पे वो घास उगाएंगे, अपने एनिमल्स को चारा खिलाएंगे, तो उस चीज के लिए भी जगह होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पे वो कुछ क्रॉप्स भी उगाते थे, जैसे बार्ले वगैरह, जो कि बहुत जल्दी से पक जाती थी, तो इस तरह की क्रॉप्स के लिए भी उन्हें जमीन की जरूरत थी, तो इसलिए भी बैटल्स जो है वो लड़ी जाती थी। कुछ बैटल्स जो है वो पानी के लिए भी लड़ी गई और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी गई। Now some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests and the rest was distributed amongst the people. अब उस समय जो भी वेल्थ आती थी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रही हो, उसमें से मेजर पार्ट जो है वो लीडर्स रख लेते थे, थोड़ा सा पार्ट जो है वो प्रीस्ट को दे देते थे, और बहुत कम पार्ट जो बचता था वो प्रजा में या लोगों में बांट दिया जाता था। अब कुछ वेल्थ जो है वो यज्ञ वगैरह में, सैक्रिफाइसेस वगैरह में खर्च कर दी जाती थी, जो कि हम गॉड्स और गॉडेसेस के लिए करते थे। अब ऑफरिंग्स जो होती थी, मतलब जो चढ़ावा चढ़ता था, उसके लिए भी काम में आती थी वेल्थ। अब वो ऑफरिंग जो होती थी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती थी? घी चढ़ाते थे, ग्रेन्स चढ़ाते थे, और कुछ कुछ केसेस में एनिमल्स की बलि भी दी जाती थी। क्लियर है? अब जो वॉर्स होते थे, जो बैटल्स होती थी, उसमें ऑलमोस्ट मेन जो है वही पार्ट लेते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन कुछ असेंबलीज थी जहाँ पे लोग जो है वो मिलते थे और वॉर और पीस के मैटर को डिस्कस करते थे। वो लीडर्स भी चूज करते थे, और वो लीडर्स कैसे चूज करते थे? जो कि स्किलफुल और ब्रेव वॉरियर्स हैं, उनको लीडर्स की तरह चूज किया जाता था। क्लियर हो गया? अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या शब्द यूज होते थे वो देख लेते हैं। सो वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब बहुत सारे तरीके थे लोगों को डिस्क्राइब करने के। एक तो क्या काम वो करते हैं उस हिसाब से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या वो क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं उस हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, या किस जगह को वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली क्या है, उनकी कम्युनिटी क्या है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। तो बहुत सारे तरीके थे जिससे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप्स ऐसे थे जिनको उनकी वर्क की टर्म में डिस्क्राइब किया जाता था। पहले तो थे प्रीस्ट यानी कि पुजारी, जिनको समटाइम्स हम ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, जो कि अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते। और दूसरे थे राजा यानी कि जो रूलर्स होते थे वो। अभी जो राजा थे वो बाकी राजाओं की तरह नहीं थे, मतलब जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे राम हुए या अकबर हुए, तो ये सब भी राजा थे, तो उनके जैसे राजा नहीं थे। उनकी कोई कैपिटल सिटीज, कोई महल, कोई आर्मी
और ये सब नहीं थी, ना वो कोई टैक्स कलेक्ट करते थे, तो इस टाइप के राजा नहीं थे वो। इसके अलावा जो सन्स हैं, मतलब जो राजा के बेटे होते थे, जो राजकुमार होते थे, वो उनको सक्सीड भी नहीं करते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम उनको सक्सीड करेंगे कि राजा के मरने के बाद राजकुमार ही गद्दी पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। नाउ टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब जो प्रजा थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स थे हमारे पास। पहला वर्ड था जन, जो कि अभी भी हम हिंदी में और लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, और दूसरा वर्ड था विश, जो वर्ड वैश्य है, जो वैश्य जाति होती है, वैश्या नहीं, वैश्य जाति जो होती है, वो विश से ही आया है। तो ये दो वर्ड जो हैं वो प्रजा को एज अ होल डिस्क्राइब करने के काम में आते थे। अब कुछ विश या कुछ जना जो है उनको नाम से भी मेंशन किया जाता था, जैसे पुरुजन या पुरुविश, या भारत जन या भारत विश, या यदुजन या यदुविश, इस तरीके से। अब कभी कभी जिन लोगों ने ये हिम्स कंपोज किए वो खुद को आर्यास बोलते थे, और जो उनके ओपोनेंट्स होते थे, जो उनके विरोधी होते थे, उनको दास या दस्यु बोला जाता था। अब ये वो लोग थे जो कि सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे, बलि वगैरह नहीं चढ़ाते थे, और अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उनमें बात करते थे। बाद में जो टर्म थी दास, और फेमिनाइन वर्ड इसका दासी हो गया, तो दास जो है उनको हम स्लेव की तरह बोलने लगे, मतलब कि जो हमारे दास हैं, जो हमारे एक तरह से नौकर है, नौकर भी नहीं, मतलब दास वो होता है जो आपके सब काम करता है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। अब स्लेव्स जो हैं वो विमेन भी थे और मेन भी थे, और वो ऐसे लोग थे जिनको वॉर में कैप्चर किया जाता था। जब लड़ाई होती थी तब उनको कैप्चर किया जाता था। उनके जो ओनर्स होते थे, जो उनके मालिक होते थे, वो उनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे, और जो भी काम वो उनसे कराना चाहते हैं वो उनसे करा सकते थे। अब जो ऋग्वेद है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंपोज किया गया था, लेकिन बाकी जगह पे कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए थे। तो अब उन डेवलपमेंट्स के बारे में देख लेते हैं हम। तो पहला है हमारा साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। सेंटिनल्स क्या होते हैं? सेंटिनल्स होते हैं प्रहरी, जो गार्ड होता है, जो सपोज करो आपने अगर अपने घर के बाहर कोई गार्ड लगा रखा है तो वो गेट में हर किसी को नहीं घुसने देगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंटिनल। अब ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? ये मेगालिथ्स है। मेगालिथ मतलब बड़े स्टोन्स, बिग स्टोन्स जो होते हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से लोग जो हैं अरेंज करते थे, और जो बरियल साइट्स होती थी उनको मार्क करने के काम में आते थे। ये बरियल साइट है तो इसको मार्क करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से इनको अरेंज किया जाता था कि हाँ ये एक साइट है। अब जो मेगालिथ लगाने की प्रैक्टिस थी वो लगभग 3000 साल पहले चालू हुई थी, और सबसे ज़्यादा ये प्रेवलेंट कहाँ पे थी? हमारे डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। इन चारों जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता था ये चीज़। अब क्या होता था, कुछ मेगालिथ्स जो हैं वो सरफेस पे मिलते थे, कुछ मेगालिथिक ब्यूरियल्स ऐसे थे जो अंडरग्राउंड थे। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें एक सर्किल भी मिला स्टोन बोल्डर्स का, या एक सिंगल लार्ज स्टोन भी मिला जो कि ग्राउंड पे बस ऐसे ही रखा हुआ था। तो ये इंडिकेशन था, जो एक बड़ा स्टोन जो रखा हुआ था वो ये इंडिकेशन था कि नीचे जो है बरियल साइट है, और उसके ऊपर एक मेगालिथ जो है वो लगा दिया गया। तो जैसे आजकल आप किसी भी सिमेट्री में जा रहे हो, मतलब कि शमशान में, तो वहां पे भी यही होता है, नीचे उनको बरी किया जाता है और ऊपर उनके नाम का पत्थर लगा दिया जाता है। तो वो चीज़ मॉडर्न हो गई, इसलिए उनका नाम वगैरह लिख दिया जाता है। पहले ये इंडिकेशन दिया जाता था मेगालिथ लगा के कि नीचे एक बरियल साइट है। अभी जितने भी बरियल्स थे उनके कुछ कॉमन फीचर्स थे। पहली बात तो जो डेड थे उनको कुछ पॉट्स, मतलब कुछ मटकों के साथ बरी किया जाता था, जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर बोला जाता है, BRW बोला जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। इसके अलावा कुछ टूल्स और वेपन्स भी मिलते थे आयरन के, और कभी कभी हॉर्स के स्केलेटन, मतलब उनका कंकाल हॉर्स का, हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स स्टोन के और गोल्ड के, ये सब भी मिलते थे। तो वही चीज़ है कि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, तो उनके साथ उनकी चीज़ें जो है वो भी बरी कर दी जाती थी। अब मेगालिथिक बरियल्स में से कुछ आयरन इक्विपमेंट्स हमें मिले हैं, उनकी फोटो दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो है ये हमारा हॉर्स का इक्विपमेंट है, ये हमारी एक्स है, कुल्हाड़ी जो होती है वो, और ये हमारा डैगर जिसको हम हिंदी में खंजर बोलते हैं, वो चीज़। तो ये सब चीज़ें जो है बरियल्स में से मिली हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइंडिंग आउट अबाउट दी सोशल डिफरेंसेस। सो आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते थे कि जो ऑब्जेक्ट्स उन्हें स्केलेटन के साथ मिले हैं वो उस डेड पर्सन के बिलोंगिंग्स हैं, मतलब उसी की चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे एक ग्रेव में हमें 4 चीजें मिली, दूसरी ग्रेव में हमें 14 मिल गई, तीसरी ग्रेव में हमें 8 मिली, तो अलग अलग नंबर मिलते थे। ऐसे ही ब्रह्मगिरी में एक स्केलेटन मिला था जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स मिली थी,
2 स्टोन की बीड्स मिली थी, 4 कॉपर के बैंगल्स यानी कि चूड़ियां मिली थी और 1 कॉन्च शेल मिली थी। जबकि जो बाकी स्केलेटन हमें मिले ब्रह्मगिरी में, उनमें कुछ उनके साथ कुछ एक फ्यू पॉट्स मतलब जो मटके थे वही बरी किए गए। तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि लोगों के स्टेटस में डिफरेंस था, यानी कि इस स्केलेटन में जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिली तो वो कोई अमीर इंसान होगा जिसके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, और बाकी स्केलेटन्स में जिसमें हमें सिर्फ कुछ मटके मिले वो गरीब लोग होंगे। तो ये चीज़ अज्यूम की जाती है कि कुछ लोग जो है वो रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ्स थे, कुछ फॉलोअर्स थे, तो जिनके पास जो जो चीज़ें थी उनको उनके साथ दफनाया जाता। तो अमीर होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उन्हें ज़्यादा चीज़ों के साथ दफनाया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बोलता है दैट वाज सम ब्यूरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो एक क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या ऐसे कुछ ब्यूरियल स्पॉट्स होते थे जो कि किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए ही होते थे, मतलब वहां किसी और को नहीं दफनाया जा सकता था। सो कभी कभी क्या होता था, मेगालिथ्स में एक से ज्यादा स्केलेटन भी मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे और उनको एक ही जगह पे बरी किया गया है, लेकिन एक टाइम पे नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे उनकी डेथ हुई है तो अलग अलग टाइम पे बरी किया गया है, लेकिन एक ही जगह पे। तो जो बॉडीज हैं जो बाद में मरे, जैसे सपोज करो ये हमारा एक ग्रेव है, उसमें पहले से एक स्केलेटन है नंबर 1, लेकिन उसके बाद में जो स्केलेटन डाला गया नंबर 2 वो इससे 10 साल बाद डाला गया। तो जो ये सेकंड वाली डेड बॉडी थी उन्हें ग्रेव में पॉट होल्स के थ्रू लाया जाता था, छेद करके जो है लाया जाता था। स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स जो हैं उन्हें सरफेस पे रखा जाता था, ये दिखाने के लिए कि ये साइन पोस्ट है, जिससे आपको आसानी से आपकी फैमिली का बरियल स्पॉट जो है, बरियल साइट जो है वो मिल जाए और लोग उसी जगह पे बॉडी को दफनाने आए, किसी और जगह पे ना दफना। क्लियर हो गई ये चीज? अब चलते हैं एक स्पेशल केस पे जो कि है इनाम गांव के बरियल पे। अब आप लोगों को मुझे एक चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में कि इनाम गांव जो है वो कौन से स्टेट में आता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बता रहे हैं। अब इनाम गांव जो है वो रिवर घोट जो कि भीमा की ट्रिब्यूटरी है उसके पास एक साइट है। ये लगभग आज से 3600 से 2700 ईयर्स पहले के बीच में ऑक्यूपाई की गई थी। यहाँ पे अडल्ट जो हैं उनको ग्राउंड में बरी किया जाता था, एक सीधा लिटाया जाता था और उनका हेड जो है यानी कि सर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है। इसको लेके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में आता है, बहुत बार आया भी है और आ भी सकता है। क्लियर है? तो जो सर है वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता था और एकदम सीधा लिटाया जाता था। कभी कभी जो बरियल्स हैं इनको हाउसेस के अंदर भी किया जाता था, मतलब घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। अब ऐसे वेसल्स, ऐसे मटके या ऐसे बर्तन जिनमें फूड और वाटर है वो डेड के साथ रखा जाता था कि इनको खाने की और पीने की जरूरत पड़ेगी। Now, one man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, which is one of the largest houses at the site in the center of the settlement. अब जो ये हमें इनाम गांव साइट मिली थी इसमें बहुत बड़े बड़े हाउसेस भी थे। तो 5 रूम के जो हाउस थे वो सबसे बड़ी साइट्स हुआ करती थी। तो एक ऐसे ही 5-रूम्ड हाउस में जो कोर्टयार्ड था, मतलब जो चौक था, उसमें 4 लेग्ड का यानी कि 4 टांगों वाला जो क्ले जार था उसमें एक आदमी जो है वो बरी किया गया था, वो मिला है इसमें ना। ये हाउस जो है इसमें एक ग्रैंडरी भी थी और जो बॉडी है उसको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा गया था। सीधी तो रखी गई थी लेकिन जो उसकी टांगे थी उन्हें क्रॉस लेग कर दिया गया था, मतलब जो आलती पालती मारते हैं हम उस तरीके। क्लियर हो गई ये चीज? अब एक चीज पे आते हैं हम कि आखिर ये स्केलेटल स्टडीज हम करते क्यों हैं, ये हमें क्या बताती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पता करने में आसानी हो जाती है कि वो स्केलेटन मेल का है या फीमेल का है। सपोज करो एक स्केलेटन के पास ज्वेलरी रखी गई है तो ऐसा माना जाता था कि वो विमेन का ही होगा। हालांकि इसके साथ भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उस समय जो मेल्स थे वो भी कुछ ना कुछ टाइप का ऑर्नामेंट पहनते थे। तो एक बेटर वे क्या है अगर हमें स्केलेटन का जेंडर पता करना है कि उसके बोन स्ट्रक्चर पे देखो, तो जो हिप या पेल्विक एरिया है विमेन का वो बड़ा होता था, जबकि जो मेल्स हैं उनका छोटा होता था, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो बच्चों को जन्म देती थी तो वो वाला जो एरिया उनका बड़ा होता था। अब ये डिस्टिंक्शंस जो है वो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के बेसिस पे किए गए हैं। लगभग 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम आप सबने सुना होगा, उनका नाम था चरक। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन पे जिसको हम चरक संहिता बोलते हैं। वहां पे उन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में
360 बोन्स होती हैं, लेकिन आज की जो एनाटमी है उसमें बोला जाता है कि 206 बोन्स होती हैं। तो उससे काफी ज्यादा बोन्स बताई थी उन्होंने। तो चरक जो है उन्होंने 360 बोन्स क्यों बोली थी? क्योंकि उन्होंने जॉइंट्स, टीथ, कार्टिलेजेस इन सबको काउंट किया था। तो इन सबको काउंट करके उन्होंने 360 बोन्स बताई थी। क्लियर हो गया? अब जो इनाम गांव हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑक्यूपेशंस क्या क्या थी वो पढ़ लेते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसेम इन सब की सीड्स मिली हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं जिनमें कट मार्क्स लगे हुए हैं। तो ये कट मार्क्स क्या शो करते हैं कि उनको फूड के लिए यूज में लिया जाता होगा। तो वो चीज मिली है। अब जो एनिमल्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं? कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस यानी कि जो गधा होता है वो, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर यानी कि खरगोश एक तरह से, मोंगूज यानी कि नेवला। इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश ये सब मिले हैं। अब इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं हमारे उनके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। कौन कौन से फ्रूट्स के? बेर, आंवला, जामुन, डेट्स यानी कि खजूर और अलग अलग टाइप की बेरीज। तो इनके एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं वहां से। तो अगर हम इन एविडेंस को सोचें तो क्या क्या ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं लोगों के? ऑब्वियसली खेती का हो सकता है, एनिमल रियरिंग का हो सकता है। तो ये सब चीजें वहां पे हम गेस कर सकते हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशन रही होगी इनाम गांव के लोगों की। क्लियर हो गया? तो ये हमारा मेन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है एल्सवेयर यानी कि बाकी जगह पे इस टाइम क्या हो रहा था। तो लगभग 3500 साल पहले हमें चाइना में राइटिंग का पहला एविडेंस मिला था। जो आपको पिक्चर दिख रही है ये वही की। ये राइटिंग जो है वो एनिमल बोन्स पे की गई थी और इन एनिमल बोन्स को हम ओरेकल बोन्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के काम में आती। होता क्या था, जो किंग्स होते थे वो स्क्राइब्स को बोलते थे कि इन बोन्स पे क्वेश्चन लिखो। स्क्राइब्स मैंने बताया था जो लोग लिखते थे उनको स्क्राइब्स बोला जाता था। जैसे आज के राइटर्स हैं उस समय स्क्राइब्स बोला जाता था। तो किंग्स बोलते थे उनको कि आप क्वेश्चंस लिखो। फिर उन बोन्स को जो है फायर में, आग में रखा जाता था और हीट की वजह से वो क्रैक हो जाती थी। फिर जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे यानी कि जो ज्योतिषी होते थे वो इन क्रैक्स को स्टडी करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। अब इसमें भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती थी क्योंकि हर कोई सही नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बात है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के काम में आती। अब जो किंग्स होते थे चाइना के वो पैलेसेस में रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, सिटीज में, और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा वेल्थ थी, जिसमें बड़े बड़े ब्रॉन्ज वेसल्स भी थे। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेटेड वेसल्स हुआ करते थे। हालांकि वो लोग आयरन का यूज नहीं जानते, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चाइनीज किंग्स जो हैं वो आयरन का यूज नहीं जानते थे। ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो कि आप लोगों को ध्यान रख। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 जिसमें हमने पढ़ा कि बुक्स और बरियल्स जो हैं वो हमें पास्ट के बारे में क्या बताती है। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें हम किंगडम्स, किंग्स और अर्ली रिपब्लिक के बारे में बात करें। सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा जो भी बाकी के चैप्टर्स हैं उनके लिंक्स यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।